तो आई यस सर। किया आपने? नहीं, क्वेश्चन ये वाला यस सर। करे तो ट्राई किया? यस सर। सबने किया ट्राई? नहीं? चलिए, तो एक क्वेश्चन यही वाला कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें मुझे एक दो चीजें बतानी है। कौन सा करें, फर्स्ट करें सेकंड करें? आपने जो ना किया हो सेकंड। सेकंड करते हैं। चलिए, थोड़ी बड़ी वैल्यूज है, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉपी, देखिए आपको शायद क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके पास है भी, ज्यादा छोटा हो गया क्या? चलिए, ये क्वेश्चन है और yes, so first of all we should calculate regression line of y on x. तो मैंने आपको कल बताया था regression line of y on x। रिग्रेशन लाइन और इक्वेशन भी लिखते हैं, कई बार इसको लाइन बोलिए या इक्वेशन बोलिए, एक ही बात है। रिग्रेशन लाइन और इक्वेशन ऑफ y on x, ठीक, can be defined as y minus y bar equals to byx into x minus x bar, ठीक है, where byx is n sum of xy minus sum of x sum of xy minus sum of x sum of y and divided by n sum of x square minus sum of x whole square। तो ये रिग्रेशन लाइन हमें ऑब्टेन करनी है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा। तो अब ये जो डेटा है, यहां पर एक इश्यू देखने को ये मिल रहा है कि अगर हम इसको मैन्युअली सॉल्व करने लगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर सकता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी विल हैव वन प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, क्योंकि BYX जो है ना रिग्रेशन कोफिशिएंट है, इसी पे फर्क पड़ने वाला है। x बार y बार तो आपने शायद निकाल भी लिए होंगे। कितने x बार y बार? x बार और y बार कितना है सर x बार है 195, हाँ? y बार है 92.1। 92.1, ठीक है। तो अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी किया था, याद आ गया। सो 195 इज द एवरेज ऑफ x एंड y का भी एवरेज मालूम है। तो अगर इस इक्वेशन को बनाने चले तो हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है BYX। तो BYX कैलकुलेट करना है, बाकी सारी चीजें अपने पास है। तो मेरे ख्याल से 195 और 92.1 सबने कैलकुलेट कर लिया होगा। यस सर। टोटल करके कितनी वैल्यूज है ये? 1 2 3 4 10। 5 6 10 वैल्यूज है, 10। ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले x और y को कैलकुलेट करने से पहले, सर थैंक यू सो मच, मैं लेके आता हूं। तो x और y क्योंकि वैल्यूज क्योंकि बड़ी बड़ी है वैल्यूज हैं, अब इनको हम हैंडल करेंगे तो बहुत मुश्किल आएगी। तो रादर हम एक काम करते हैं, इनमें से कुछ माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम x, rather x, in place of x we will take dx, that is x minus 190, ठीक है। और dy ले लेते हैं y minus 90 ले लेते हैं, चलिए, ठीक। आप कोई और भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक प्रॉपर्टी होती है रिग्रेशन कोफिशिएंट की, हालांकि कोरिलेशन में भी प्रॉपर्टी थी, ये कोरिलेशन में भी था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, और रिग्रेशन भी इंडिपेंडेंस ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होता है।
ठीक है, तो आप सारी वैल्यू में से 190 माइनस करें, सारी वैल्यू में 200 माइनस करें, 193 माइनस करें, कुछ भी माइनस कर लीजिए और वैल्यूज आपको छोटी हो जाएंगी। उसके बाद यू कैन हैंडल दीज वैल्यूज मोर इफेक्टिवली with less complexity and आपका जो क्वेश्चन करने का जो टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। dx x माइनस 190, तो फर्स्ट वैल्यू होगी -4 क्योंकि फर्स्ट वैल्यू है 186 माइनस 190 माइनस 4, तो 1 माइनस 1 0 2 3 3 8 11 देन 13 15। देखिए यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद y माइनस 90, तो -5 अगेन -4 and 0 -3 1 3 excuse me 13 then 10 और 11। यहां तक ठीक है? Yes, sir. ये स्टेप हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे पास x और y की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज थी। ठीक है, आपके पास जब भी बड़ी वैल्यूज होंगी तो आप इस तरह से उन वैल्यूज को छोटा कर लेंगे और अब आप बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहला क्वेश्चन करते आए हैं, dx स्क्वायर by स्क्वायर एंड dx dy, ये कैलकुलेट करेंगे। तो dx स्क्वायर 16 1 0 4 9 9 अगेन 64 121 9 9 121 169 और 225। ये तो हो गया x का स्क्वायर। फिर y का स्क्वायर dy 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 0 9 1 9 169 100 और 121। इसके बाद x y 4 5 या 20। भाई पेन पेपर लेके सॉल्व करिएगा, मुझे पता है बहुत से लोगों ने सॉल्व कर भी लिया है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन बाकी लोग जरूर सॉल्व करें। जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो किसी और डेविएशन से भी कर सकते हैं। सर -4 नहीं आएगा, 0 आएगा थर्ड। -4 नहीं आएगा, 0 आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, दैट इज 0। करता हूं इसको ना 0, फिर अगेन 0 -9 -9 3 24 13 11 जा कितने होते हैं? 143 130 और ये हो गया 165। ठीक है, मुझे ये सारे टोटल दे दो जरा। ठीक है, आप चाहते तो डेविएशन 195 से भी ले सकते थे, उस केस में सम ऑफ dx 0 आ जाता। तो बताइए dx का टोटल कितना है? यहां समझ में आ गया? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है कि हमने माइनस क्यों किया है सारी वैल्यूज को? सिर्फ एक फंक्शन के लिए। और उस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी भी अपने पास है कि ऐसा करने से रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये वैल्यूज में से कुछ माइनस कर लिया ताकि ये वैल्यूज थोड़े शॉर्ट हो जाएं, ताकि हम इसको बिना कैलकुलेटर के भी हैंडल कर सकते हैं। नाउ टोटल सम ऑफ dx कितना है? 50. 50। सम ऑफ dy 71. 21. Sir, 21. 1 21. Sir, 21. 21. 21 Sir, 618. 21 618 Sir, 475. 475 435 475. First, sir, 475. and dx dy 481.
देखिए सब इस यहां तक पहुंच गए सब लोग? यहां तक आ गए सब लोग? चलिए, वैसे Yes, हमें sir. डी एक्स स्क्वायर की जरूरत नहीं डी वाई स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। आप चाहे तो ये वाला कॉलम हटा भी सकते हैं, इसकी जरूरत हमें कैलकुलेशन में नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो ये कॉलम ना भी कैलकुलेट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नहीं कैलकुलेट करें तो ज्यादा अच्छा है, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लिकेशन क्यों बढ़ाते हो? ठीक है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में देख के कहीं लग नहीं रहा है नहीं, हाँ एक जगह लग रहा है, सेकंड पार्ट में लग रहा है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करिए। अगर जरूरत नहीं है तो नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरा बोर्ड पे जा रहा हूं, बोर्ड को शिफ्ट कर रहा हूं। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पूरा सॉल्व करके यहां तक आ जाइए। सो आई मे हैव वैल्यूज, मुझे जरा वैल्यूज बताना। बी वाई एक्स, हाँ जी, n कितना है? 10, सम ऑफ एक्स वाई कितना है? 481. 481 So 481. 481 minus sum of x and sum of y 50 into 21. 50 into So 21। 50 into 21. ना सेंसिटिव है, हल्का सा लगता है। 50 into 21। Now 10 into 618. 618 और 50, 618 और 50 स्क्वायर। देखिए ऐसे ही लिखा जाएगा ना, ठीक है। Yes, तो sir. बी वाई एक्स कितना आता है यहां से? 1.02. 1.02 02. 1.02। ठीक है, सबने कर लिया? Yes, sir. सबका आंसर सेम है ना? 1.02 ही आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, सर लॉन्ग मेथड से भी यही था। हाँ लॉन्ग से चलिए, भी ये आएगा। आप तो प्रॉपर देखिए, इन्होंने बोला जैसे लॉन्ग मेथड से भी यही था, तो इससे ये प्रूफ ही हो गया अपने आप में कि आप डेविएशन कहीं से भी लें, ये 190 से लो, इसको 190 लो या 90 लो, 100 लो, कुछ भी लो, ठीक है, आपका आंसर यही आना है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली आपने दोनों तरह से देखा तो कौन सा आसान लगा आपको, वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो y ऑन x इक्वेशन है ये, ध्यान रखना, y ऑन x। ठीक, तो y माइनस वाई बार कितना था? 92.1। 92.1। ठीक, इक्वल्स टू 1.02 इंटू एक्स माइनस एक्स बार 195। 195। इसको थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व कर लेना और ये आपकी इक्वेशन होगी बी वाई एक्स की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला पार्ट था रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो ये फर्स्ट पार्ट का हमने आंसर सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पार्ट रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। इसको चाहे तो एक बार ना मल्टीप्लाई वगैरह करके y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में लिख देना। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको थोड़ा रुक जाते हैं, पहले थर्ड करते हैं, पहले सी वाला पार्ट करते हैं। ये पार्ट है ए, दिस इज ए, फिर सी करते हैं, बी जरा भी रुक के करते हैं। सी पार्ट क्या है? द एस्टिमेटेड वेट ऑफ अ प्लेयर हुज मेजर्स इज 208। तो ये बात समझ में आ रही है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें वाई ऑन एक्स लाइन की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पर एक्स गिवन है, एक्स इज हाइट। तो वाई का जो वैल्यू निकालना है, वेट का, वेट जो है वो वाई है, तो वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो इस इक्वेशन में जो भी इक्वेशन आई है, इसमें एक्स को 208 रख दीजिए। पुट एक्स इक्वल्स टू 208।
यहाँ पर x को 208 रख देंगे तो y कितना आ जाएगा? 105.36. 105.36. यही है। Yes, sir. और इसके आगे लगा दो आप, क्या सेंटीमीटर क्या है, कुछ दिया है? नहीं दिया। कुछ दिया होगा तो आप यूनिट लगा देना, अदरवाइज इसके आगे यूनिट लिख देना। ठीक है, 105.36। तो थर्ड पार्ट भी हो गया, बचा सेकंड पार्ट, दैट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहां तक सबने कर लिया? Yes, sir. अच्छा, अब कोएफिशिएंट ऑफ Yes, sir. कोरिलेशन के लिए आप चाहे तो वो वाला बड़ा वाला जो फॉर्मूला है वो लगाइए, या फिर एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूं वो भी है, वो हम लगा सकते हैं। अच्छा, आपने जो ये कैलकुलेट किया था 1.1.02, इसमें न्यूमरेटर कितना आया था और डिनोमिनेटर कितना था? इसको Sir, माइनस The numerator sir, 3760. 3760. Denominator 3680. न्यूमरेटर 3760, 3680 denominator. 3680. यही है Yes, sir. Yes, sir. ना मैंने, और ये आ रहा है 1.02। चलिए, अगर हम इसको मैं रब कर देता हूं यहां से थोड़ा सा। अगर मैं यहां पर बी एक्स वाई भी निकाल लूं, ठीक है, तो आपको न्यूमरेटर तो कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं दोबारा, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है फॉर्मूले में। यस और नो? Yes, sir. कल का फॉर्मूला एक बार देखिए, Yes, sir. जो ये फॉर्मूला है बी वाई एक्स का, अगर इसी को ही अगर एक्स वाई का फॉर्मूला बनाना है तो न्यूमरेटर तो सेम रहता है, न्यूमरेटर तो सेम रहता है, इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है बी वाई एक्स के फॉर्मूले में, और डिनोमिनेटर में एक्स की जगह वाई आ जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में एक्स की जगह वाई आ जाएगा, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर है 475 और 21, तो 410 इंटू 475 माइनस 21 का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ रही है? न्यूमरेटर कैलकुलेट नहीं करना दोबारा, क्योंकि आपने वहां कैलकुलेट किया है पिछले क्वेश्चन में, अभी जस्ट अभी फर्स्ट पार्ट में। Sir, 0.87. 430. जरा कंफर्म करिए कोई। Yes, sir. 3760, अच्छा पहले माइनस कर लेते हैं। गायब हो गया। Sir, 4309. 4309, अच्छा ठीक है, 4309. 3760 4309 और डिवाइड करके आता है 0.87. 0.87. 0.87 है ना? That's right. Yes, sir. देखिए सबका ये आंसर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो पार्ट बी है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज स्मॉल आर, कार्ल पियर्सन वाला। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिएगा सब लोग, R इक्वल्स टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई विद बी वाई एक्स और इसका अंडर रूट। ठीक है, बी एक्स वाई माइनस मल्टीप्लाई बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स और उसका अंडर रूट। मतलब कुछ जगह पर यह भी लिखा गया है कि R is the geometric mean, GM, geometric mean of both the regression coefficient. R is the geometric mean of both the regression coefficient. ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है? 1.02 तो ये है और 0.87 ये है, तो 1.02 0.87 और इसका अंडर रूट, जरा बताओ कितना आ रहा है? So 0.8874. पॉइंट 8874. Sir, under root में.
वैल्यू बताओ फाइनल भाई। 0.94. सर 0.94. 0.94। तो आर का वैल्यू आ गया 0.94। ये हमारा थर्ड आंसर है पार्ट बी का। तो आपको आर का फॉर्मूला दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे पास, इनको क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, और इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई मतलब आर कभी भी आपको कैलकुलेट करना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए और अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो हम यहां से लेके चले थे। ये वाला क्वेश्चन पहले हमने डेटा देखा, डेटा के अकॉर्डिंग एक्स बार वाई बार निकाला, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड की वाई ऑन एक्स की, उसके लिए हमने एक्स और वाई में से कुछ कॉमन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लिया अपने सहूलियत के हिसाब से, फिर dx स्क्वायर dy स्क्वायर और dx dy निकला, इस फॉर्मूले में पुट किया तो by(x) का वैल्यू आया, by(x) का वैल्यू आया 1.02। फिर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में y माइनस वाई बार इक्वल्स टू by(x) इंटू x माइनस x बार में पुट किया तो फर्स्ट आंसर मिला रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। इस इक्वेशन में x को, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि द एस्टिमेटेड वेट ऑफ 208, तो इसमें यहां पर x की वैल्यू को 208 रखा तो y आया 105.36। ये c पार्ट हो गया। अब b पार्ट के लिए जो कि रिग्रेशन कोफिशिएंट से की हेल्प से कोरिलेशन कोफिशिएंट हमसे पूछ रहा है, तो उसके लिए क्योंकि by(x) हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है 1.02, तो हम bxy और निकाल लेते हैं इस तरह से, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेके r का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए कहीं पर। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन? अब नहीं कर अब आपका लेंगे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आपका क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, जैसे ये तो हमने अभी किया, आप फर्स्ट वाला भी कर सकते हैं जिसमें 70 72, आप इसको सब में से 75 माइनस कर लो, ठीक है। या एवरेज से निकालना चाहते हैं एवरेज माइनस कर दो तो आपका डेविएशन का सम 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। So now I think you are confident enough to solve such questions. कर लेंगे नहीं? यस सर। Yes, अच्छा, sir. ये क्वेश्चन है, जरा इसको देखना आप कितना कंफर्टेबल हो उसको करने के लिए। पहले तो थ्योरी पूछा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, फिर आगे लिखा डेराइव रिग्रेशन लाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फाइंड कर लेंगे इसे रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। लाइंस लिखा है, देखिए रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन लाइंस मतलब वाई ऑन एक्स एज वेल एज एक्स ऑन वाई, दोनों कर लेंगे सर, डाटा पूरा दिया है कैलकुलेट करके। कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सारी चीजें दी हुई है। एक मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, बाकी आप कर लेना। जैसे y on x कैलकुलेट करना है तो y on x का है y माइनस वाई बार इक्वल्स टू by(x) x माइनस x बार, ठीक है। तो y बार कैलकुलेट करना है तो सम ऑफ y कितना है 30, 30 को 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ गया 6, ठीक है। अब x बार यानी x का एवरेज, x की वैल्यू का टोटल 30 है, टोटल वैल्यूज 5 है तो ये भी 6 आ गया। अब चाहिए by(x) के लिए सारी चीजें कैलकुलेट करके दी हुई हैं। n is 5, सम ऑफ xy 192, सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई विद 190 माइनस 30 का स्क्वायर,
फॉर्मूले में वाले सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट करो और यहाँ आंसर करके रिग्रेशन लाइंस मिल जाएंगे आपको दोनों, x1 y भी मिल जाएगी सिमिलरली। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको करना सॉल्व। ठीक है, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं पिछले क्वेश्चन पेपर्स में। डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, तो अब हेडिंग लिखिए, बहुत बढ़िया हेडिंग है, आप इसको जरा ढंग से सुनना क्योंकि इनके ऊपर कुछ और भी क्वेश्चंस बेस हैं, वो भी हमें करने हैं। हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस एंड कोफिशिएंट्स। हाँ, यहां से लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, ध्यान से लिखना भी, सब प्रॉपर्टी लिख लेना है सब लोग ये, क्योंकि इन प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं कराऊंगा भी वो क्वेश्चंस। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज first property is relationship between r byx and bxy। ये तो आपको अभी अभी बताई दिया हमने, जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में यूज किया ना हमने कि byx bxy का मल्टीप्लाई करके अगर अंडर रूट ले लें तो ये आपको r का वैल्यू दे देता है। ठीक है, लेकिन आपने शायद एक सवाल पूछा नहीं, वहां पर पूछ सकते थे कि जब हम कैलकुलेट करते हैं इस वैल्यू को, यहां पर ये हमने यूज किया था अभी जस्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी को, यहां पर जब हमने अंडर रूट किया तो ये प्लस माइनस में आना चाहिए। ठीक है, ये बात जानते हैं आप लोग, अंडर रूट जब अंडर रूट से बाहर वैल्यू लेके आते हैं, अंडर रूट स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस और माइनस दो रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। यस सर। है ना, ये तो सभी को मालूम है। तो हमने कौन सा वाला रिजल्ट एक्सेप्ट किया, कौन सा रिजेक्ट किया और क्यों किया? यहां पर हमने इस बात को छुपा गए और सीधा सीधा आंसर लिख के आगे चल दिए। लेकिन अब इस प्रॉपर्टी से ये बात क्लियर हो जाती है कि हमने कौन सा आंसर एक्सेप्ट किया। तो पहले तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है नहीं कि आप ये दोनों वैल्यू Yes, sir. कैलकुलेट करो, Yes, मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट लो और आपको आर निकल जाएगा। आर का फॉर्मूला दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी साइन वाले कंफ्यूजन को हमारी रिमूव कर देती है। कंफ्यूजन, और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड आर शुड हैव, क्या लिखा है आगे, सेम साइन। सेम साइन। मतलब तीनों का बी एक्स वाई, बी वाई एक्स और आर, तीनों का साइन सेम होगा, कोई भी क्वेश्चन हो। अब अपना पिछला क्वेश्चन देखो जरा, इसमें बी वाई एक्स पॉजिटिव था, बी एक्स वाई भी पॉजिटिव आया, है ना, और आर जो लिया ना हमने, तो इसमें से जो दो वैल्यू आई हमने पॉजिटिव वाली एक्सेप्ट की बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो तीनों का साइन सेम होगा। ठीक है, किन तीनों का साइन सेम होगा? बी एक्स वाई, बी वाई एक्स एंड आर। आर मतलब दोनों रिग्रेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट। और ये साइन किस चीज पर डिपेंड करता है? सर डाटा इनवर्स है या सेम है? डाटा पॉजिटिव है क्या रहा है? हाँ, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, या एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, इस चीज पे डिपेंड करेगा ये साइन। तो यानी आप डेटा देख के ही बता सकते हैं कि ये इस डेटा का साइन क्या आने वाला है। जैसे कि आप देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है वेट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए तीनों कोफिशिएंट पॉजिटिव आने वाले हैं, ये बात पहले ही पता लग गई। ठीक है, तो ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी को कि तीनों का साइन सेम होगा। प्रॉपर्टी लिख लीजिए, मेरी एडवाइस है। ठीक है, बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड could not both the regression coefficients
could not more than one simultaneously, यानी दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट एक साथ 1 से बड़े नहीं हो सकते. ठीक है, लेट अस सी हाउ व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज देयर. इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मान के चलते हैं कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट, में स्लाइड चेंज कर रहा हूं एक मिनट, थर्ड प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं. बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कुड नॉट मोर देन वन साइमल्टेनियसली. ठीक है, मान लीजिए bxy, किसी क्वेश्चन में bxy हो गया 1.5 और byx हो गया से 1.2. ठीक है, तो r कितना हो जाएगा? प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यही है. कितना आ रहा है? 1.09. 1.09. इसके बारे में आपका कुछ कहना है? bxy किसी केस में, किसी क्वेश्चन में, किसी सिचुएशन में bxy रिग्रेशन कोफिशिएंट 1.5 है और byx 1.2 है. ठीक है, सर आर की वैल्यू Yes, 1 से ज्यादा exactly. नहीं हो सकती. अब ये हमारी उस कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है जो हमने पहले डिस्कस की थी कि r शुड बी बिटवीन -1 to +1, और ये कह रहा है कि r का वैल्यू 1 से ज्यादा है, यानी 1.9 है. तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं. अभी किसी सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए. एक 1 से बड़ी होगी तो एक 1 से छोटी होगी. आप देखिए हमारे पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ था. एक वैल्यू कितनी थी? 1.02 और दूसरी वैल्यू कितनी थी? 0.87. एक 1 से बड़ी है तो दूसरी 1 से छोटी होगी. क्यों? क्योंकि r की वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू रहेगी. दोनों वैल्यू एक साथ, कौन सी दोनों वैल्यू? दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की, ये एक साथ 1 से बड़ी नहीं हो सकती. अगर आपका कोई आंसर इस तरह से आ रहा है तो आप पहले से अलर्ट हो जाना कि ये ऐसा हो नहीं सकता है. ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई. फोर्थ प्रॉपर्टी, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑफ कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट टू स्केल. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज करी है कहीं? ये प्रॉपर्टी हमने कहीं यूज की है? सर लास्ट क्वेश्चन में. अभी लास्ट क्वेश्चन में किया हमने. जो बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज थी 190 है, इसको हमने छोटा छोटा कर लिया, -4 बना दिया, इसको उधर 90 से माइनस कर दिया, इसको 190 से माइनस कर दिया. तो अब फॉर्मूले में जो हमने वैल्यूज रखी ना वो ये वाली रखी है, यानी x की नहीं रखी है, dx की रखी है, डेविएशन की रखी है, और फिर भी हमारा आंसर सेम आ रहा है. तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इस बात का प्रूफ करती है कि कहीं ना कहीं अगर आप सभी वैल्यूज में से एक कोई माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस कर दें, तो आपके कोरिलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट पे फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से और समझा देता हूं, चलिए, ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये चीज. देखिए ये दो डेटा है हमारे पास. ठीक है, ये x का डेटा है, y का डेटा है. आप पूरा क्वेश्चन मत देखिए, सिर्फ इतना पार्ट देखिए. ये x का डेटा है, y का डेटा है. ठीक, इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालते हैं byx वाला. byx byx कैपिटल नहीं आएगा. byx. ठीक, कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला था एक्सेल से निकालने के लिए? क्या फॉर्मूला था? स्लोप. स्लोप. byx, तो पहले y बोल रहे हैं ना, फिर x बोल रहे हैं, तो पहले y का डेटा पास करिए, फिर x का डेटा पास करिए. ठीक है, तो -1.34 आ रहा है, -1.34 आ रहा है. ठीक है, अब एक काम करते हैं, x को, x की सारी वैल्यूज में 5 ऐड कर देते हैं. x की सारी वैल्यूज में 5 ऐड कर देते हैं, और y की सारी वैल्यूज में से 2 माइनस कर देते हैं.
ठीक है, देखते हैं ऐसा करने के बाद क्या कोरिलेशन को ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट चेंज होता है नहीं होता है। +5 और y की वैल्यूज में से -2 सभी वैल्यूज में कर दिया, ये ऐसे करके ये डन, और ये भी हमने कर लिया। ठीक है, तो सारी वैल्यूज में से x की सारी वैल्यूज में से 5 ऐड कर दिया और y की सारी वैल्यूज में से -2 कर दिया। तो अब देखते हैं जो नया डेटा हमें मिला है इसका जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है y ऑन x वो कितना आता है, चेंज होता है या वही रहता है। तो स्लोप इक्वल्स टू स्लोप, पहले y का रेंज, क्योंकि आप b बाई x निकाल रहे हैं इसलिए पहले y वाला रेंज और फिर x वाला रेंज एंड देन एंटर। तो आप देखिए वही आंसर आ रहा है सेम। तो आप 5 ऐड करिए, 50 ऐड करिए, 5000 ऐड करिए, माइनस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपका आंसर वही आने वाला है। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। Yes, sir. आर मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट टू स्केल। सर एक और बार समझा दीजिए, मेरा कनेक्शन कट हो गया था। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है, देखिए मैंने आपको एक्सेल से समझाया था। ये एक आपको दिख रहा है एक्सेल शीट मेरी? यस सर। हाँ, तो इस एक्सेल शीट में मैंने ये येलो कलर के जो एक्स और वाई के वैल्यूज किए हुए हैं, पहले मैंने इनका रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया। मेरे पास एक फॉर्मूला है, स्लोप इक्वल्स टू स्लोप, पहले y का रेंज फिर x का रेंज। तो ये मेरा बी वाई एक्स कैलकुलेट होकर आया -1.34, -1.34। फिर मैंने इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए कि क्या ऐसा होता भी है या ये खाली प्रॉपर्टी लिखी है, चेक करने के लिए मैंने क्या किया, हर एक x की हर एक वैल्यू में 5 ऐड कर दिया और y की हर एक वैल्यू में 2 माइनस कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। x की हर एक वैल्यू में 5 ऐड किया और y की हर एक वैल्यू में -2 कर दिया। अब मैंने नए डेटा का फिर स्लोप कैलकुलेट किया, यानी बी वाई एक्स कैलकुलेट किया, तो मेरा आंसर वही सेम आ रहा है जो पहले ओरिजिनल डेटा का आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों कर लेते हैं कई बार हम, क्वेश्चन को आसान करने के लिए। ठीक है, यस यस सर, आ गया। डन। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, बी वाई एक्स आर, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्मा। Sigma y. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये भी एक रिलेशन है, बी, ये लिख लो, इस पे भी क्वेश्चन है अपने पास। बी वाई एक्स इक्वल्स टू, ये सब लिख लीजिए फॉर्मूला, बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाई सिग्मा वाई, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। और बी एक्स वाई के लिए ये बात क्या है, आर सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई। थोड़ा इतना ही फर्क है बस, एक्स और वाई का फर्क है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए सब लोग, इसका हम यूज करेंगे, इस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी में भी आए हुए हैं क्वेश्चन इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे। तो रिग्रेशन लाइन की कोफिशिएंट की हर एक प्रॉपर्टी पे कोई ना कोई क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया आप सबने? Excuse me, sir. Sir, not Yes. to scale का क्या मतलब है? नॉट टू स्केल का मतलब है अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना तो चेंज हो जाएगा, Okay, sir. है ना, प्लस माइनस से चेंज नहीं होता है, लेकिन आप मल्टीप्लाई डिवाइड करने बैठोगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का रिलेशन आर और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ भी है। आप इनके फॉर्मूले एडजस्ट करोगे, काटा पीटी करोगे तो आपको बी वाई एक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये भी एक रिलेशन है, इसको हम यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं इसका भी, लिख लीजिए आप प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स डिनोट द रेट ऑफ चेंज। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, रिग्रेशन कोफिशिएंट डिनोट्स द रेट ऑफ चेंज। दैट इज, इफ यू मेजर बी वाई एक्स, it means the change in y for a unit change in x, change in y for a unit change in x। इस ये बात समझ में आ रही है आपको? कुछ नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब, ये बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir.
चलिए तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं है क्या, इसका मतलब क्या है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, हमारा x वेरिएबल क्या है, हाइट है, y वेरिएबल वेट है, ठीक है। बी वाई एक्स हमारा आया 1.02, इस क्वेश्चन में बी वाई एक्स आया 1.02, ठीक है। वेरिएबल x क्या था, हाइट था शायद, देखना क्या था, Yes, sir. हाइट, हाइट, और ये था वेट, ठीक, हाइट एंड वेट। मान लीजिए हाइट सेंटीमीटर में है और वेट जो है वो किलोग्राम में है, ठीक, ये दिया हुआ है आपको, डेटा दिया हुआ है एक्स और वाई के बीच में ऐसे दिया हुआ है। अब बी वाई एक्स आता है 1.02, व्हाट डज इट मीन, इस वैल्यू का मतलब क्या है। बहुत देर से हम इसको कैलकुलेट करते आ रहे हैं, मैं वेट कर रहा था कि ये प्रॉपर्टी आए तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, मैंने लिखा है वहां पर, यूनिट चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू, या यूनिट नहीं, इसको यहां यूनिट नहीं लिखिए, इसको लिखिए चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन एक्स। मतलब अगर इस डेटा में आप x को 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो y जो है 1.02 बढ़ता है, x को 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो y 1.02 बढ़ता है, ठीक है। ये रेट ऑफ चेंज है, 2 बढ़ाएंगे तो 2.04 बढ़ना चाहिए, 3 बढ़ाएंगे तो इसी के रेशियो में, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन है तो इसी के रेशियो में बढ़ेगा। तो ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अगर 1.02 या 1.5 या 1.8 कुछ है, इसका मतलब क्या है कि जब x में 1 यूनिट का चेंज होता है, देखो आप क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन ये है कि x जो है वो 3 यूनिट बढ़ा लेकिन y सेम रहा, फिर x 1 यूनिट बढ़ा तो ये 1 यूनिट और बढ़ गया, ये 2 यूनिट बढ़ा तो ये करीब करीब 4 यूनिट बढ़ गया। तो ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में जो एवरेज ग्रोथ आ रहा है, एवरेज रेट ऑफ चेंज आ रहा है बिटवीन x एंड y, वो है 1.02। मतलब x को आप 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो y जो है वो 1.02 की स्पीड से बढ़ता है, तो दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, ठीक है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, मतलब बी वाई एक्स रेट ऑफ चेंज। अच्छा, कितने लोग आपने से साइंस पढ़े हुए हैं, 12th तक साइंस पढ़े हुए हैं? Yes, sir. यस सर। करीब करीब होंगे 20%, 25% तो होंगे ऐसे, या तो बीटेक वाले होंगे या फिर बीएससी वाले होंगे। उनके लिए मैं थोड़ा सा एक कनेक्ट कर देता हूं यहाँ पर कि ये अपना जो आपने बी वाई माइनस वाई बार कैलकुलेट किया, फिर बी वाई एक्स लिखा, फिर एक्स माइनस एक्स बार लिखा, तो ये जो बी वाई एक्स है ना, इसको आपने जब उसमें देखा एक्सेल में, तो ये स्लोप के फंक्शन के नाम से मशहूर है, स्लोप। और आप लोग स्लोप जानते हैं क्या होता है। अगर मैं इस लाइन का डिफरेंशिएशन कर दूं तो दैट इज नथिंग बट dy by dx, and you know what is dy by dx, the change in y with respect to a unit change in x. यस सर। तो दैट इज एक्चुअली byx जो है ना, अब आप बहुत देर से byx सुनते जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि byx जो है वो कुछ नहीं है, वो dy by dx एक्चुअली, ठीक है। और byx क्या है, dx by dy है, ठीक है। आप लिख लेना कहीं पर, जरूरी नहीं है, मतलब जिन लोगों को डीएक्स डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा, ऐसा नहीं है कि वो कुछ मिस कर रहे हैं, बस इनको एक मैंने कनेक्ट कर दिया इनके सब्जेक्ट के साथ। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, बाकी कॉमर्स और नॉन मैथमेटिक्स वाले, कि बी वाई एक्स जो है वो रेट ऑफ चेंज है, एक्स में 1 यूनिट बढ़ने पे वाई में कितना चेंज आता है, दैट इज बी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो आप कनेक्ट करने के लिए कहीं लिख लीजिए कि byx is nothing new term, it is a term that is similar to dy by dx. Got it? समझ गए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? यस सर। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बोथ द रिग्रेशन लाइन कट ईच अदर एट x बार y बार। यानी 2 रिग्रेशन लाइन हमारे पास हैं अगर, y on x, x on y, एक है y on x और एक है x on y, दोनों जहां कट करती हैं, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x बार y बार कहलाता है।
एक्स बार वाई बार। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे होगा? मान लीजिए आपको दो इक्वेशन दे दूं मैं, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स की। आपको दो इक्वेशन दे दी, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, और आपसे कहा दोनों का मीन निकालिए एक्स और वाई का। दो इक्वेशन आपको दे दिए, एक बार ये, दो बार, दो तीन बार ये वाले क्वेश्चन भी आए हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, फाइंड, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फाइंड द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। आगे की चीज भी है, वेयर एज टू इक्वेशंस आर गिवन, टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर गिवन। ठीक है, तो दो इक्वेशन गिवन है, दो रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है, एक वाई ऑन एक्स है, एक एक्स ऑन वाई है, और आपसे कहा जा रहा है कि दोनों वेरिएबल का मीन निकाल दो, एवरेज निकाल दो। तो क्या है, दोनों को सॉल्व कर देना। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके 2x काट देना, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू किसी में रख के x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वो प्रॉपर्टी है कि बोथ द रिग्रेशन लाइंस कट ईच अदर एट x बार एंड y बार। समझ में आ गई ये प्रॉपर्टी? नहीं? यस सर। Yes, sir. चलिए, इफ r इज 0 बोथ लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका कोई खास वो नहीं है, लेकिन आप लिख देना, इफ r इज 0 बोथ रिग्रेशन लाइंस cut each other, both regression lines are perpendicular to each other. If regression lines are identical, then coefficient of correlation of the variable is perfect. अगर दोनों regression lines identical हैं, एक जैसी आ जाती हैं, तो वो correlation coefficient perfect होगा। perfect मतलब 1 या -1 या +1 या perfect correlation कहलाता है। तो इन पे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉपर्टी में बहुत है, सेकेंड भी बहुत यूज होती है, थर्ड भी यूज होती है क्वेश्चन को चेक करने के लिए, फोर्थ, फिफ्थ भी यूज होती है, एंड सिक्स्थ समझने के लिए अच्छी है, सेवंथ काफी यूज होती है, 8 और 9 इतनी यूज नहीं होती, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए ठीक है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, और इन प्रॉपर्टीज को के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अभी करेंगे आगे। ठीक है, आपके पास, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे। Yes, sir. सेकंड पे हमने अभी किया। ठीक है, एक्स और वाई दिया है, आपको कोरिलेशन रिग्रेशन निकालना है। थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये 2-3 बार आया हुआ है। दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है एडवर्टीजमेंट, एक वेरिएबल है सेल्स। दोनों का अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी दे दिया 0.8। अब आपसे 3 चीजें पूछी हैं। ऑब्टेन 2 रिग्रेशन इक्वेशन, सेकंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ सेल्स व्हेन एडवर्टाइजमेंट बजट इज 15 लाख, थर्ड व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजमेंट बजट इफ कंपनी वांट्स टू अटेन सेल्स ऑफ 120 लाख। तो ये क्वेश्चन देखिए कुछ अजीब सा है, लेकिन ये 2-3 बार आया और बहुत सिंपल है, और ये प्रॉपर्टीज की हेल्प से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी नहीं करेंगे इसको आज, क्योंकि आज फिर बहुत तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, और उसके बाद फिर और दिखाता हूं आपको। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स टर्नओवर, कोरिलेशन कोफिशिएंट दे दिया, पूछा है फाइंड क्या करना है, 2 रिग्रेशन इक्वेशन और कोई एस्टिमेट निकालना है। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं एग्जाम में। ये देखिए 2 रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है और ये सारी चीजें निकालनी है, एक्स बार, वाई बार, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन इक्वेशन तो गिवन ही है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन हम कल करेंगे। क्लियर? तो आज हमने क्या सीखा? Yes, sir. आज हमने सीखा एक तो प्रॉपर्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस है। दूसरा हमने देखा कि इन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखा, जो बड़ा डेटा अगर आपको गिवन है तो कैसे हैंडल करोगे। ठीक, और उसके अलावा जो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं उस पर हम बाकी क्वेश्चंस बाद में करेंगे, कल करेंगे मतलब, सॉरी। ठीक है, गॉट इट? यस सर।
So hope you understand today's session. Yes, sir.